सोशलिस्ट पार्टी, कल हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को दूसरे विधानसभा के चुनाव में केरल में करारी मात दी थी। इस बात से बौखलाकर कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 का प्रयोग करते हुए केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। केरल में कुल मिलाकर के 120 सीटें थी, 126 विधानसभा की, लेकिन इन 126 में से सोशलिस्ट पार्टी को केवल 60 सीटें मिली थी। 5 सीटें उसके पास स्वतंत्र विधायकों की थी और इस प्रकार उसने सरकार बना ली थी। इस सरकार को कांग्रेस के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। आज हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे और सोशलिस्ट पार्टी के अगर इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन के समय से, स्वतंत्रता से पूर्व जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस समय से इसका इतिहास है। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का ही। हम आपको यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो पुराने हैं, ये सारे के सारे राजनीतिक दल कांग्रेस से ही निकले हैं। जिस प्रकार हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, सभी नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है, उत्तर भारत की नदियों। उसी प्रकार हमारे देश के जो जितने पुराने राजनीतिक दल रहे इन सब का उद्गम स्थल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी में जो असंतोष हो जाता था, जो नेता असंतुष्ट हो जाते थे या वैचारिक मतभेद हो जाता था, तो ये क्या करते थे, ये लोग एक अलग पार्टी बना लेते। पार्टी का मतलब होता है विचारधारा। पार्टी कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी कोई चिन्ह नहीं होता है। पार्टी का आशय होता है, राजनीतिक दलों का आशय होता है राजनीतिक विचारधारा। किस विचारधारा को लेकर आप चल रहे, विचारधारा है तो पार्टी है, विचारधारा बदल जाती तो पार्टी भी बदल जाती। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी से ही विखंडित हुई थी और वो सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट भी वहीं से निकले थे। तो यहाँ हम देखें सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन चला रही थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन चला रही थी, उसी दौरान भारत में सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हो गया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में, कांग्रेस से जो सोशलिस्ट पार्टी थी कांग्रेस के भीतर सन 1934 में 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। जो युवा नेता थे कांग्रेस में, उनकी एक टोली ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया था कांग्रेस में से ही। कांग्रेस पार्टी में जो युवा नेता थे उनने सन 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया था। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और साम्यवादी बनाना चाहे। वो चाहते थे कि कांग्रेस कैसी बने, परिवर्तनकामी, यानी परिवर्तन करती रहे, बदलाव करती रहे और साम्यवादी बने। ऐसी इनकी विचारधारा थी। चूंकि सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो साम्यवादी विचारों को लेकर चल रही थी। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। 1948 में, 1934 में युवा नेताओं की टोली ने एक नई पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया और जो चाहते थे कि कांग्रेस में परिवर्तन हो, बदलाव हो और कांग्रेस साम्यवादी विचारधारा को लेकर चले। इसी बात को देखते हुए 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया या परिवर्तन किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सके। कांग्रेस ने एक संविधान में बदलाव किया था और यह बदलाव इसलिए था कि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ग्रहण ना कर सके। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो क्या थी, कांग्रेस के ही युवा लोगों की एक टोली थी, उसी में से उन्होंने उसका गठन कर लिया था। तो वो कांग्रेस के भी सदस्य थे और सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे, उसी का हिस्सा थी। लेकिन कांग्रेस ने 1948 में अपने संविधान में बदलाव किया और ये बदलाव इसलिए था जिससे कोई भी व्यक्ति दोहरी सदस्यता प्राप्त ना कर सके। दोहरी सदस्यता का मतलब है
जो ड्यूल मेंबरशिप होती है कि आप कांग्रेस के भी सदस्य हैं और सोशलिस्ट के भी, ऐसी आप एक में कहीं रहिए, या तो कांग्रेस में रहिए या फिर सोशलिस्ट में। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। अभी तो एक टोली थी, एक पार्टी नहीं थी 1934 में, लेकिन जब ये पता चला कि अब एक सदस्य दो जगह की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है, तो मजबूर होकर जो इस टोली के सदस्य थे, सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य या दल के सदस्य थे, उन्होंने मजबूर होकर के एक नई पार्टी का गठन कर लिया और उसका नाम हो गया सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। जब भी चुनाव होते थे तो उसको खास कामयाबी नहीं मिल पाती थी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। इससे पार्टी के जो समर्थक थे उनको बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, यानी सोशलिस्ट पार्टी भारत के ज्यादातर राज्यों में मौजूद थी, हर राज्य से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इनको कामयाबी इतनी नहीं मिल पाई। सोशलिस्ट पार्टी को चुनाव में जो सफलता मिली थी वो छुटपुट सफलता थी, यदा कदा यहाँ वहाँ छोटी मोटी सफलता थी। इस सफलता को बड़ी सफलता नहीं समझ सकते। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट मीन्स ही समाजवादी, कम्युनिस्ट मीन्स ही साम्यवादी, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। तो ये समाजवादी विचारधारा के समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी यानी कम्युनिस्टों दोनों से अलग थे। यानी वो क्या करते थे, वो किस विश्वास पर आधारित थे? समाजवादी विचारधारा पर। उनकी विचारधारा थी समाजवादी, सोशलिस्ट की विचारधारा समाजवादी और कम्युनिस्ट की विचारधारा साम्यवादी। इसलिए वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे, क्योंकि दोनों के विचार अलग। इसलिए जिसके विचार अलग उसका सब कुछ अलग। लोगों का मेल जो होता है विचारों का, विचार मिले तो मेल, नहीं मिले तो कुछ नहीं। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है। सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे वो कांग्रेस की आलोचना करते थे कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपति और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। यहाँ हम 1955 की बात करें तो यहाँ सोशलिस्ट पार्टी को दुविधा का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा विषय से हट के बात करें, दुविधा। हमने अभी आपको बताया था विधा या विधि, ये नियम, कानून या तरीका। द्विविधि, द्विविधा। दुविधा का मतलब होता है द्विविधा, अर्थात दो प्रकार की भ्रम हो जाना, भ्रम उत्पन्न हो जाना दो। हम ये करें या वो करें, ये है दुविधा। हम राजनीति पढ़ें या इतिहास पढ़ें, हमारा मन जब तक निश्चित नहीं कर पाए तो मन में दुविधा आ जाती है। हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो देखते हैं हमें एक जैसी दो वस्तुएं दिखती, तो मन में भी दुविधा उत्पन्न हो जाती है, हम ये खरीदें या वो खरीदें, ये है दुविधा। तो यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के विचारों में 1955 की बात है, 1955 में सोशलिस्ट पार्टी में दुविधा आ गई थी। क्योंकि आ गई थी दुविधा, क्योंकि कांग्रेस ने एक घोषणा की थी और उसने कहा था कि हम समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना कर रहे हैं, ऐसे समाजवादी समाज की रचना कर रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। तो सोशलिस्ट पार्टी ने कहा हमारे विचारों का क्या मतलब, ये तो इसी में मिल गए। तो उसको समझ में दुविधा आ गई। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। अब तो अभी तक जो समाजवादी लोग कांग्रेस का विकल्प बन के आ रहे थे समाज के सामने कि कांग्रेस की जगह आप हमको वोट करो, हम कांग्रेस के विकल्प में हैं आपके सामने, लेकिन अब वो विकल्प नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जनता ये कह रही थी जो तुम्हारी विचारधारा है वो तो कांग्रेस की है। हम एक दुकान पर जाते हैं, जिस दुकान पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में डोसा मिलता है, इडली नहीं मिलती है, तो
तो हम फिर दूसरी दुकान को ढूंढने लगते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट को ढूंढने लगते हैं कि जहां इडली मिलेगी हम वहां जाएं। लेकिन उसी रेस्टोरेंट पर, सेम रेस्टोरेंट पर दोबारा इडली मिलने लगे, वहां इडली मिलना प्रारंभ हो जाए, तो हम और किसी पर क्यों जाएंगे? बस यही बात तो थी। जनता को सोशलिस्ट पार्टी वाले कह रहे थे कि हम समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दी कि हम ऐसे समाज को बना रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा पर आ रहा है। तो समाजवाद तो यही मिल गया ना कांग्रेस में। तो इसके बाद अब सोशलिस्ट पार्टी के लोग अपने आप को कांग्रेस का विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के पास तो वो है जो तुम बता रहे हो, जो तुम दे रहे हो, तो कांग्रेस के पास। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई। राम मनोहर लोहिया का आपने नाम सुना हो। राम मनोहर लोहिया ने के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी। कुछ अन्य समाजवादियों, मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी भी की। अशोक मेहता जो थे समाजवादी नेता, ये कांग्रेस के हल्के फुल्के समर्थन की तरफदारी कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। सोशलिस्ट पार्टी बिखर गई, कुछ में मेल हो गया और कुछ जगह वो बिखर गई। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान, मजदूर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया जा सकता है। जय प्रकाश नारायण एक नाम है, आगे चल के कांग्रेस में इनका बड़ा वर्चस्व होने वाला है, कांग्रेस को पूरी को हिलाने वाला इनका व्यक्तित्व था, हम आगे बताने वाले हैं जयप्रकाश। तो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। समाजवादी नेताओं में कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी, ये समाजवादी नेता थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आज मौजूदा का मतलब आज की बात, आज जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इसको यूनाइटेड जनता दल भी कहते हैं, और जनता दल पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। समाजवादी, जनता दल और एक जनता दल यूनाइटेड है और एक जनता दल सेक्युलर है। हमारे यहाँ दो है, तो ये तीनों चीज पार्टियों में, जनता दल सेक्युलर और जनता दल यूनाइटेड इनमें, और एक पार्टी हमने अभी आपको और इसमें गिनाई थी समाजवादी, जो कि उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व ज्यादा रखती है। इन पार्टियों में हम सोशलिस्ट पार्टी की छाप देख सकते हैं, इनकी विचारों में देख सकते हैं इसकी छाप। अब हमारा आएगा कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस का कैसा प्रभुत्व रहा? कुछ दिनों बाद इसमें इंदिरा गांधी भी आने वाली हैं, नेहरू जी की मृत्यु होगी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु होगी और इसके बाद कांग्रेस को उत्तराधिकार की जरूरत पड़ेगी। ये सारी कहानियां हम लगभग पुराने वीडियोज में तो डले हैं हमारे में, हम पुनः इनको एक बार फिर से आपके सामने डाल दें। आज का ये है, इनको देख लेना अच्छे से, लिखा नहीं है फिर भी आप उसको देख सकते हो।